हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हाजिर हैं हम सेकंड वीडियो इस सीरीज़ में जिसमें हम जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रहे हैं। आज मैंने सॉल्व किया है 9 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसको। लास्ट ईयर क्या मतलब इसी ईयर बोलेंगे, आज तो ईयर का लास्ट है। 2029 जनवरी सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था इसको मैंने सॉल्व किया है। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन उन्होंने फाइनली बोनस या आउट ऑफ मार्किंग कर दिया था, उसमें मिस्टेक थी। एक क्वेश्चन का आंसर और मुझे लगता है कि जो उन्होंने फाइनली भी दिया वो आंसर गलत था। मैंने और भी सोर्सेस चेक किए, सब जगह वही आंसर आ रहा है जो अपन ने सॉल्व किया है। तो ये दो क्वेश्चन थोड़े अजीब थे, एक क्वेश्चन में बहुत ज़बरदस्त कैलकुलेशन थी। तो ये सारा एनालिसिस सबसे पहले इस वीडियो में आपको मिलेगा और उसके बाद डिटेल्ड सोल्यूशन कंसेप्ट्स आपको देखने को इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। तो देखिए, इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके फीडबैक्स हों देते रहिए। आप जितना अपनी तरफ से सजेशंस देंगे उतना बेटर आपके हेल्पफुल कंटेंट हम लेके आते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पहले एनालिसिस और फिर सजेशन। तो देखिए, इस पेपर को मैंने जब सॉल्व किया तो इसका जो पूरा एनालिसिस मैंने किया है उसको देखते हैं। देखिए, पेपर में जो पहला क्वेश्चन था वो अल्टीमेटली बोनस हुआ, अजीब सा था, टाइम वेस्टिंग था। बाकी आपको इजी, मीडियम, डिफिकल्ट लेवल से आपको दिखेगा। तो ये पेपर थोड़ा सा ठीक था। कल जो अपन ने 7 जनवरी सेकंड शिफ्ट लिया था उससे स्लाइटली थोड़ा सा बेटर पेपर था। इसमें जो 21st क्वेश्चन है उसकी कैलकुलेशन पता नहीं बच्चा कैसे करेगा, आई डोंट नो। और 24th में जो आंसर दिया है मैं भी एग्री नहीं करता, और भी आपको जो नेट पे इंस्टीट्यूट्स के सोल्यूशन मिलेंगे वो भी एग्री नहीं करेंगे। हाँ, मेरा और उनका एग्री कर जाएगा। तो कुछ इश्यूज इसमें थे, बट फिर भी अगर अपन देखें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे। अगेन अगर आप देखिए, मैंने जो ईजी मार्क किए अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 ऑलमोस्ट आप देखेंगे ये 4 5 6, एक इजी टू मीडियम भी है 7। तो 7 क्वेश्चंस तो क्वाइट इजी हैं, बाकी इजी टू मीडियम और मीडियम कैटेगरी के हैं। तो मतलब मेरा अगेन कहना है कि देखिए, आप ठीक प्रिपेयर करते हो तो भी 12-13 क्वेश्चन तो बनते ही, और थोड़े से भी आप फिजिक्स में कॉन्फिडेंट हो तो 15 क्वेश्चन करीब यहाँ बन जाते हैं। तो इस पेपर में जो मेरा स्कोर होगा, भाई जिसको फिजिक्स में बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं होती वो बच्चा तो 40 to 45 भी ला रहा है तो ठीक कर रहा है। जिसको फिजिक्स में थोड़ी उम्मीद है उसको 60 से 70 के बीच में स्कोर लाना है, और जिनको बहुत अच्छा करना है उनको तो फिर डेफिनेटली बहुत हाई स्कोर्स लाने हैं। तो ये पूरा एनालिसिस अभी जब आप पेपर को देखेंगे पूरा तो आपको और फीलिंग आएगी ये बातें मैं क्यों आपको कह रहा हूँ। आइए पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल द 4 सेट्स ऑफ 3 मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। A1 कुछ वैल्यू है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है, C2 है, A3 है, B3 है, C3 है, A4 है, B4 है, C4 है, और सीधे ऑप्शंस है। तो पहली बार तो एक क्वेश्चन पढ़ते ही समझ नहीं आता है कौन सा चैप्टर आ गया, क्या आ गया। अब देख के समझ आ रहा है, डेसिमल प्लेसेस देख के दिस शुड बी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सारे ऑप्शंस देखें तो A3 B3 C3 A2 B2 C2 मतलब सब एक साथ जोड़ रहे हैं और सबके सम को कंपेयर करना है, यही अपने को करना है। तो देखिए, ये बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, ज्यादा फिजिक्स नहीं, केवल आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, टोटल करने हैं। आइए जोड़ते हैं इनको। तो सबसे पहले तो नॉर्मल मैं टोटल करूं बिना सिग्निफिकेंट फिगर्स को केयर किए। देखिए, इसमें डेसिमल के बाद 2 हैं, इसमें 4 हैं और इसमें 1 है। तो सबसे पहले इसके 2 फिगर तो यूं के यूं आ गए, 2 4। फिर ये फिगर 6 और 7 13, इसमें कोई है ही नहीं, 13 का 1 गया, दैट इज 4 0 4 and 2 6। and here what you have 4, here you have 6 4 and 6 is 10, then you have 3 and you have 5, that is 8 and that is 280.6324। बट मुझे पता है क्योंकि इसमें केवल डेसिमल के बाद एक ही फिगर है, तो एज पर द रूल डेसिमल के बाद एक ही फिगर मुझे लिखना चाहिए। तो इसको मैंने अप्रॉक्सीमेट किया, या बोलते हैं राउंड ऑफ किया, नॉट अप्रॉक्सीमेट, राउंड ऑफ किया 280.6। अगले को जोड़े, इसमें 2 फिगर, इसमें 3 फिगर, इसमें 1 फिगर। तो पहले थर्ड फिगर तो कॉपी कर लिया, फिर 4 और 8 12, 1 गया कैरी में, तो 5 and 2 is 7। now what you have 4 and 6 10, okay 10, then you have 1 3 1 4 and 4 8, again this is 280.722। so इसको वही 1 फिगर है यहाँ पे डेसिमल के बाद, तो it is 280.7। similarly A3 plus B3 plus C3, if I calculate what you have, there's 3, this is 4, this is 1, so write 2, now 1 and 3, that is 4, then what you have 8 and 8, that is 16, what you have 1, so 3 5 and this is 5 and 1 6 if I am right, 5 and 9 14, 14 and 6 20, 2 गया, 4 5 and 3 8, 280। सो अगेन इसको भी जब राउंड ऑफ करूंगा तो 280.7 ही आएगा, क्योंकि 6 के बाद एक और 6 आ रहा था। लास्ट वाले को ऐसे ही टोटल करें, क्या होगा बेटा, इसमें 3 फिगर, इसमें 1 फिगर, उसमें है ही नहीं, तो क्या आ गया, 1 आ गया, 9 आ गया, 5 और 1 6 आ गया, और इधर से चलें तो 5 and 6 11, 11 and 9 दैट इज 20,
4, 4 and 3, 7 and 1, 8, 280.6। तो यहाँ पे ये जब मैं इसको, क्योंकि एक भी फिगर नहीं है, इसको राउंड ऑफ करूँगा तो दिस वुड बी 281। तो देखिए अब सबसे बड़ा फिगर आ रहा है यही, तो A4 प्लस B4 प्लस C4 सबसे बड़ा होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गया, ये भी गया, ये बच रहा है, ये इक्वल टू वाला तो गया, बट इसमें सभी अनइक्वल दे रहे हैं, जबकि सेकंड और थर्ड सेम आना चाहिए। तो इसीलिए इसका फाइनली आंसर जो उन्होंने दिया था दैट इज बोनस। और जो पहला आंसर था वो मेरे हिसाब से इसके हिसाब से ही उन्होंने दिया था। एनटीए ने पहले आंसर की कुछ और दी थी और लास्ट में इसको फाइनली बोनस डिक्लेयर किया गया। सो दिस इज अ बोनस क्वेश्चन, बट बड़ा अजीब सा था। ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन था थोड़ा अजीब सा, और ये मैंने जिसका भी पढ़ लिया उसका पहला क्वेश्चन ही ऐसा था और उसमें दिमाग घूम जाए बच्चे का तो बेचारा दुखी होगा। अब कोई बात नहीं, अब जिसका भी था he has passed, he is in a college right now. The energy required to ionize a hydrogen like ion in its ground state is 9 Rydberg। तो आपको पता है 1 Rydberg एनर्जी बोलते हैं RHC which is 13.6 eV। सो अपन कह रहे हैं किसी के आयनाइजेशन के लिए 9 Rydberg एनर्जी है, तो आपको हमेशा पता है आयनाइजेशन एनर्जी इस तरह से ही लिखते हैं अपन RHC into Z square, and if this comes out as 9 Rydberg energy 9 times RHC, that means Z is 3, that means we are here talking of lithium 2 plus। Okay, now what is the wavelength of the radiation emitted when the electron in its this ion jumps from the second excited state to the ground state? Second excited state, remember, that is n equal to 3, to the ground state that is n equal to 1. So what we can say, the energy difference would be RHC Z square 1 upon 1 square minus 1 upon 3 square, and that would be equal to HC by lambda, or you can just cancel it up. So what you get 1 by lambda as RZ square, that is 9R, into 1 minus 1 by 9, that will be 8 by 9. So this goes, so lambda is equal to 1 upon 8R. So if you remember, lambda equal to 1 by R corresponds to some 90 nanometers, so it is 1 by 8 would be 90 by 8, so it would be approximately 11 point something. If you solve it or you know the value of Rydberg, you can put it, this would be 11.4 nanometer. So just you can remember that 1 by R value typically 91 nanometer, that is we solve for that the series limit of the Lyman series. So if you recall that, that becomes easier for you. Next one, there is a plane EM wave propagating along the direction this. So this is the direction of propagation. Okay, so let me draw it. Let this is x and y, z would be coming towards us. So this is the direction of the velocity, like this. This direction v at 45 degree would be like this. With its polarization, always remember polarization v in the direction of E vector. So E vector is directed along k cap, that is it is coming towards us. So we always know E cross B should always point in the direction of V. So what we have electric field coming towards us, so E cross B. So B is perpendicular to both, so we have two options here. It would be in xy plane, either directed in second quadrant or either directed in fourth quadrant. So if it is in second quadrant, let's assume, if it is in second quadrant, if I do E cross B, E is upward, so E cross B, if I'll do, just rotate your hand, you will find this will be the direction, so which is not possible. So this is not the possible direction, this is the fourth quadrant direction I'll take. Fourth quadrant means x would be positive and y would be negative, and this would be 45, so I can write it as I cap minus j cap by root 2. That would be the unit vector along which B would be directed. So looking at the options, I am left with only one choice, and also because the wave is propagating in this direction, it would be omega t minus k times this direction, so this is rejected, so only this possibility is coming. Already you can know it cannot be like this, it cannot be like this, it cannot be parallel to these two directions, so it was easy also looking from the options, and we have done it completely also. So just remember this thing, EM waves में हमेशा याद रखिए E cross B हमेशा V की दिशा में पॉइंट करेगा. नेक्स्ट, एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, मास है m, स्प्रिंग है k, कांस्टेंट की लेंथ l है, रेस्ट कर रही है इक्विलिब्रियम में ऑन अ हॉरिजॉन्टल डिस्क. द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क. इफ द डिस्क टुगेदर विद स्प्रिंग मास सिस्टम रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द रिलेटिव चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज बेस्ट गिवन बाय द ऑप्शन. ओके, तो ऐसे मान के चलिए बड़ी सी डिस्क है और इसके सेंटर से यहाँ पे फ्री एंड लगा हुआ है स्प्रिंग का, और यहाँ पे ये मास था. अब अपन ने कहा ये इसके अबाउट ऐसे नाचना शुरू हो गई विद एंगुलर स्पीड ओमेगा. तो ये नाचेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट के लिए मुझे पता है ये स्प्रिंग थोड़ी सी खिंच जाएगी, तो यहाँ पे इसकी लेंथ मान लिया L से L प्लस एक्स हो गई. तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये इस डब्बे पे अंदर की तरफ लगेगा kx. तो अगर अपन देखें क्योंकि ये भी साथ साथ घूम रही है, तो इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है kx वो किसके इक्वल होगा, m ओमेगा स्क्वायर r, और रेडियस ऑफ सर्कल आपको दिख रही है क्या होगी, l प्लस एक्स. तो डिस्क के साथ साथ ये भी घूमेगी, तो इसको भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो स्प्रिंग ने दिया इसलिए स्प्रिंग खिंची. तो x की वैल्यू ये आप करते हो, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी
इंटरेस्टिंग है, बाकी तो आप इस तरह का कंसेप्ट पढ़ते हैं। और क्वेश्चन में बोला k की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर से बहुत बहुत ज़्यादा है, तो वी कैन राइट इट एज एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई के। सो व्हाट वी हैव, अब पूछा गया आपसे रिलेटिव चेंज इन द लेंथ। सो रिलेटिव चेंज इन द length, that is x upon L, delta x by L, delta x is x by L, so that is equal to m omega square by k, so we can go for option 1. so language थोड़ी सी अटपटी है, लैंग्वेज समझ जाओ तो क्वेश्चन टफ नहीं है, बट हाँ लैंग्वेज के साथ थोड़ा मुश्किल है सेटअप देखना। नेक्स्ट, दो स्टील के तार हैं, देखो स्टील है, दोनों मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, एक छत से बांधा है और लोड भी सेम है। इफ द रेशियो ऑफ देयर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का रेशियो 1:4 है, तो डायमीटर का रेशियो क्या होगा? तो भाइयों जब भी कोई डिफॉर्म्ड होता है तो इलास्टिसिटी में आप पढ़ते हो ये चीज, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये डायरेक्टली अपन बोलते हैं दैट इज इक्वल टू हाफ टाइम स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, अगर ये कंसेप्ट आपको याद हो तो। सो दैट इज हाफ टाइम स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है? फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया। स्ट्रेन को आप लिख सकते हो स्ट्रेस अपॉन वाई, दैट इज स्ट्रेस इज एफ बाई ए डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस। अब यहाँ देखिए दोनों स्टील के हैं तो वाई सेम है, लोड सेम है तो एफ भी सेम है, तो इसका मतलब ये जो आपकी एनर्जी डेंसिटी है स्मॉल यू, वो आपको दिख रहा है डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है? 1 अपॉन एरिया स्क्वायर, और एरिया डायमीटर के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, सो डी स्क्वायर का स्क्वायर, सो यू कैन से यू इज इनवर्स टू डी टू द पावर 4। सो u1 अपॉन u2 इज इक्वल टू d2 अपॉन d1 टू द पावर 1/4। सो रेशियो ऑफ डायमीटर d1 बाई d2 अगर मुझे चाहिए तो वो हो जाएगा u2 बाई u1 रेज टू द पावर 1/4, दैट इज 4 टू द पावर 1/4। सो आई कैन राइट इट एज 2 to the power half, that is root 2. So answer would be root 2:1, that would be your answer, option number 4, that should be the answer for this question. Next, there is a rod of length capital L which has a non-uniform linear mass density, okay, that is a lambda basically, it is written as a rod, no issues, it is linear mass density written, A and B are some constant and L is the length. The value of x for the center of mass of the rod is at, so the value of x for the center of mass of the rod is at, okay, the value of x for which the center of the mass of the rod is at, okay, so at what x say the cm is, we have to find the cm, that we can say. So let's say this is the rod, let's say this end is x equal to 0, let's say this end is x equal to L. So first of all, if I go at any distance x and take a very small element, length element of dx length, I can say its mass dm would be lambda dx, lambda would be a plus b x by L whole square into dx. So you know how to find the cm, you know this cm location is decided by, for this dm coordinate is x, that is x dm divided by integration dm. So I can do this, so what I get, this a plus bx square by L square into x dx, and here I will get as dm only, so that is a plus bx square by L square dx, and limit in both the cases for complete rod को कवर करने के लिए लिमिट आपकी 0 से L चलेगी। तो देखिए इसको इंटीग्रेट करें, ax का इंटीग्रेशन देगा आपको ax स्क्वायर बाय 2, तो L स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, डायरेक्ट में वैल्यू डाल रहा हूँ, और वो आपको L क्यूब बाय 3 देगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा L क्यूब बाय 3 नहीं, x क्यूब हो जाएगा, तो L4 की पावर 4, so that will give you BL square by 4, that would be the answer above, and here it would be AL, and here it would be BL by 3, because L cube by 3 you will get, L square will cancel it. So what we have, I take this 3 above, 4 above, what we will have, L and L, one L will be there, one L will be cancelled, and what we will be left with, we will be left with 2a plus b above and 3a plus b below. So I think some option is matching. Okay, so the option 4th is matching, so this would be the answer. So again it's a standard, slightly calculative, but a standard way of finding the cm of a variable mass density system. Chaliye next, there is a small source of light at some depth below the surface of water, refractive index water का आपको given है 4/3, in a tank of large cross sectional surface area, neglecting any reflection from the bottom and absorption by water. You have to find the percentage of light that emerges out of the surface nearly. Use the fact surface area of a spherical cap of height h and radius of curvature r is 2 pi r h. Okay, so this is a very standard question. Most of you जो भी एडवांस की तैयारी करते हो बेटा, ये कंसेप्ट सबको आता है। ये माना कोई स्विमिंग पूल है, टैंक है, कुछ भी मान लो यार आप, ये इसका बेड मान लिया, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, तो बल्ब से चारों डायरेक्शंस पे लाइट जाएगी, बट अपन कहेंगे लाइट बाहर तक कौन सी जा पाएगी, जस्ट लिमिटिंग केस में ये जो बिल्कुल अपन बोल रहे हैं थीटा सी एंगल पे यहाँ पे आएगी। ये एंगल आपको पता है दैट वुड बी थीटा सी, दिस वुड बी द क्रिटिकल एंगल, उसके बाद सारी
बाहर चली जाएगी, और ऐसा ही सिमेट्री से यहाँ भी बोल सकोगे आप। तो ये कोनिकल रीजन बेसिकली आपका ये बनता है कि जिसमें से लाइट जा रही है, बाकी से लाइट नहीं जा रही है। तो अब भाई कितनी परसेंटेज लाइट बाहर जाएगी, भाई जितना इस एंगल टोटल में गई, और टोटल जो लाइट जा रही थी उसको जो अपन पूरा एक पॉइंट सोर्स के लिए जो सॉलिड एंगल 4 पाई देते हैं। तो आपको एक कंसेप्ट याद रहता है कि भाई कोई भी अगर ये आपका कोन है जिसका ये हाफ एंगल थीटा सी है, तो ये कितना इसके इस वर्टेक्स पे सॉलिड एंगल सबटेंड करता है, सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट वर्टेक्स, ये जो आप लिखते हो ये ओम या जो भी साइन आप बनाते हो इसको आप लिखते हैं 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, जो यहाँ थीटा सी हो जाएगा। एंड अगेन अगर आप बोलोगे परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड, वो परसेंटेज एनर्जी ट्रांसमिटेड कितनी होगी, दिस एंगल अपॉन टोटल जो एंगल बनता है पूरा जब 3D में एक पॉइंट बनाता है वो कितना होता है बेटा, चारों तरफ सारी मतलब चारों के अंदर जितनी पॉसिबल डायरेक्शंस है, दैट इज 4 पाई। तो सिंपल परसेंटेज एनर्जी this into 100%, so what you will have, this would be 1/2 into 1 minus cos of theta c into 100%, that is what you will have. Now what you can make it out from here, first of all this is given, we know theta c, sin theta c you know is 1 upon n, that would be 3/4, so cos theta c you can directly make it out। अगर sin theta की वैल्यू 3/4 है बेटा, तो आप सबको पता है cos theta की वैल्यू क्या होगी, 4 square minus 3 square, that would be √7/4। तो ये आ रहा आपका 1 माइनस √7/4 इंटू 100%। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूँ, ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा आपका, इसको लिख दूँ मैं 4 माइनस √7 और यहाँ पे लिख दें 4, तो ये तो हो गया 12.5 और 4 माइनस √7। तो √7 की वैल्यू आपको पता है 2 पॉइंट समथिंग कुछ होनी चाहिए, 3 से तो छोटी होगी, 2 से बड़ी होगी, सो दिस वुड बी 1 पॉइंट समथिंग। तो 12.5% से तो ज़्यादा है और 25% से कम है। और अगेन अब मुझे थोड़ा सा और गैस करना पड़ेगा क्योंकि ये दो ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे 17 और 21%। तो अब देखिए ये आपके ऊपर होता है कि आपको ये चीज़ें आती हैं या नहीं आती है। √7 वैसे लोगों को याद रहता है 2.6 के अराउंड होता है, 2.64 मान लें ये वैल्यू होती है। तो इसको अगर आप लिखोगे तो दिस वुड बी 1.36 और अब आपको दिख रहा है 1.3 मतलब ये 21 तक नहीं जाएगा, क्लोजर ये 17% के। क्वेश्चन का टेक अवे आप ये याद रखिए, मेन कंसेप्ट ये सॉलिड एंगल का है कि वर्टेक्स पे एक कोन के वो सर्कुलर एरिया कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, उसी को यूज अपन ने किया है। ये कंसेप्ट आपको आता है तो बहुत जगह काम आता है, फ्लक्स वगैरह में भी देखो आपके सॉलिड एंगल की बात एनसीईआरटी में भी कर रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में। चलिए, एक प्लैनेट का मास कैपिटल एम और रेडियस आर है, ठीक है साहब। प्लैनेट बी का मास आधा हो गया और रेडियस भी आधी हो गई। अब एस्केप वेलोसिटी के रेशो को गिवन है, तो भैया सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी का रेशो मास और रेडियस की टर्म्स में मुझे याद है √2gm/r। अब यहाँ क्या किया है, मास भी आधा और रेडियस भी आधा, दोनों को आधा आधा कर दोगे तो इफेक्टिवली कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसका मतलब क्लियर कट है कि ये दोनों इक्वल होंगे। डायरेक्टली आप बोल सकते हो क्योंकि मास और m/r का रेशो दोनों में सेम आ रहा है, इसका मतलब 1:1 रेशो होगा तो n की वैल्यू क्लियर कट 4 होगी, 4/4। डायरेक्टली आप सॉल्व करें। नेक्स्ट, करंट इन द नेटवर्क। अब देखिए जब भी डायोड दिखते हैं फॉरवर्ड रिवर्स देखें, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड, तो ये पॉजिटिव एंड इसके नेगेटिव पे आ रहा है तो ये काम नहीं करेगा, इसका नेगेटिव एंड इसके हायर एंड पे पॉजिटिव एंड पे आ रहा है तो ये भी काम नहीं करेगा। तो दोनों डायोड हड़ताल पे हैं। तो अब अगर करंट को जाना है तो यही रास्ता है कि भाई यहाँ से करंट चला चला चला, यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा और यूँ चला जाएगा। तो भाई कितने रजिस्टर से होके पास करेगा, और 10, 5 और 10 सब सीरीज में, और ये 5 और है, इसको मत भूल जाइएगा। तो ये 5, 10, 15, 20 और 30, तो ये आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 30 हो गया। तो करंट एक ही लूप बन रहा है, तो टोटल वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस 9/30, दैट वुड बी कितना बोलोगे आप, 3/10, दैट इज 0.3 एम्पियर। सो सीधा सीधा क्वेश्चन हुआ, अगेन करने लायक है, इसमें कोई गलती ना करें, बहुत क्वेश्चन इस तरह के आ चुके हैं एग्जामों में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डायोड फॉरवर्ड बायस है तो काम करेगा वायर की तरह, रिवर्स बायस है तो टूटा तार करंट जाने नहीं देगा। नेक्स्ट, एक पार्टिकल ओरिजिन से शुरू हुआ t=0 पे और इनिशियल स्पीड x एक्सिस के अलॉन्ग है, xy प्लेन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है भाई, तो आप इक्वेशन लगा सकते हो। x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन y कोऑर्डिनेट इज 32 मीटर्स इज d मीटर। तो भाई जब y कोऑर्डिनेट 32 है तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, तो y में डिस्प्लेसमेंट कभी भी लिखूं तो मुझे पता है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आई कैन राइट uy t + ½ ay t², टाइम निकाल लूं, uy के नाम पे 0 था, ay के नाम पे 4 है, 4 × t² दैट इज 32, सो t² अपने आप कितना आ गया 64/4 दैट इज 16, तो t की वैल्यू आ गई 4 सेकंड। तो 4 सेकंड पे x कोऑर्डिनेट इसी स्टाइल से निकलेगा, डेल्टा x क्या लिखोगे, uxt + ½ axt², दोनों मोशन इंडिपेंडेंटली चलते हैं। ux की वैल्यू 3 थी, t हो गया 4, ax की वैल्यू 6 थी, t हो गया 4,
3 4s are 12, 3 into 16, 16 3s are what you will have 48, 48 plus 12 that is 60. So the answer is going to be 60. तो यहाँ देखिए सिंपल सा ये आपका 2D मोशन पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे बेस्ड है. ऐसे क्वेश्चन मिस होने ही नहीं चाहिए. ये आप मिस कर रहे हो तो फिर मान के चलिए कि कुछ भी अपन अच्छा कर पाना बहुत मुश्किल अपने लिए बना देंगे. तो ये बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन था. चलिए आगे बढ़ते हैं अपन. A small spherical droplet of density d is floating exactly half immersed in a liquid of density rho and surface tension t. The radius of droplet is. Take note that the surface tension applies an upward force on the droplet. तो देखिए इस ड्रॉप का अपन पूरा बही खाता बनाए हैं कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे. इस फ्लोटिंग हाफ इमर्स्ड इन अ लिक्विड, तो लिक्विड में आधी ही डूबी हुई है, आधी ही डूबी हुई है. तो बाइंड फोर्स जो लगेगी वो आधे वॉल्यूम के हिसाब से ही लगेगी. और ये जो सरफेस बनेगा जिस पे ये ऑलमोस्ट अपन कहेंगे कांटेक्ट होगा, ये ऐसा सरफेस होगा. तो जो सरफेस टेंशन की फोर्स होगी वो आपको पता है कि अब यहाँ पे अपवर्ड फोर्स बोला है, तो वो अपवर्ड फोर्स जो आपका लगेगा इसके ऊपर, वो इसके ऊपर यहाँ यूँ ऐसे जो भी है वो अपन बोलेंगे परपेंडिकुलर, मतलब इससे पेरिफेरी कितनी हो गई 2 पाई आर लेंथ हो गई. तो साथ में जो सरफेस टेंशन का फोर्स होगा उसको लिखोगे आप सरफेस टेंशन एस, या टी बोला है तो टी लिख देता हूँ मैं, जनरली एस लिखता था. टी इंटू ये पेरिफेरी कितनी होगी आपकी 2 पाई आर. और ये फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर रहा है तभी ये बैलेंस होगा. तो बाइंड फोर्स कितना लगेगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड की डेंसिटी रो है, और ये हाफ सबमर्ज्ड वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब जी. ओके, प्लस ये हो गया आपका टी इंटू 2 पाई आर. रेडियस की वैल्यू तो नहीं गिवन थी अलग कुछ, नहीं ठीक है सही. सो टी इंटू 2, अच्छा रेडियस तो निकालनी है अपने को, ठीक है. और एम जी कितना हो जाएगा, इसकी खुद की डेंसिटी आपको डी गिवन है तो डी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जी. तो देखो भाई एक ये पाई तो उड़ गया, 2 पाई उड़ा देते हैं, आर उड़ा देते हैं. तो भाई क्या बचेगा अपने पास, रो आर स्क्वायर g/3 प्लस क्या क्या उड़ाया था अपन ने, 2 पाई आर उड़ाया था तो प्लस टी आ गया. और यहाँ से आपके पास बचेगा 2d/3 आर स्क्वायर जी. तो भैया आर के बारे में देखें, आर कहाँ बच रहा है, यहीं बच रहा है आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर की बात कर लें तो आर स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ये डी माइनस टी आ रहा है, क्या आ रहा है जो भी आ रहा है, तो डी माइनस कर रहे हैं तो इधर ही लिख देते हैं. तो ये हो गया टी, और ये हो जाएगा कितना हो गया आपका, यहाँ पे आप आर स्क्वायर g/3 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 2d माइनस रो, ये बचा आपके पास. तो यहाँ से आपके पास रेडियस की वैल्यू बड़े प्यार से आ रही है, √3t अपॉन कितना आएगा बेटा g इंटू 2d माइनस रो. देख लो बेटा ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, यस ऑप्शन नंबर 4 मुझे दिख रहा है ऐसा. तो उसके साथ अपन यहाँ पर जाएंगे. चलिए, एक वायर है जिसकी लंबाई L है और जिसका मास पर यूनिट लेंथ आपको गिवन है ये, इट इज पुट अंडर टेंशन ऑफ 540 न्यूटन्स. 2 कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेंस की है 420 और 490. तो अब यहाँ पे मान के चलें देन L इन मीटर्स इज ओके. तो एक 420 है एक 490 है, तो देखते ही मुझे समझ आ रहा है इनका डिफरेंस 70 हर्ट्ज है जो कि फंडामेंटल होगी. ये 6th हार्मोनिक है और ये 7th हार्मोनिक है. ये देखते ही चमक जाता है, अपनी इतनी सारी प्रैक्टिस होती है देखते ही चमका सकते हैं कि ये दोनों तरफ से बंधी हुई रस्सी और उससे रिलेटेड कारनामा यहाँ पर आपको दिखलाना है. तो आई होप ये चीज़ आपको सबसे पहले चमकी है. ये नहीं चमके तो दिक्कत है क्योंकि इसके बिना अपन शुरुआत ही नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ये पहला काम अपन ने किया. अब मास पर यूनिट लेंथ और टेंशन गिवन है तो v की वैल्यू आपको याद है, स्पीड ऑफ वेव क्या होती है √t/μ. तो t को डाल दो 540, म्यू को डाल दिया 6, ऐसा यूनिट ही है, सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है. तो ये क्या हो गया 6 × 54 विद 9 हो गया 990, 90 × 10 की पावर 3 है 9 × 10 की पावर 4. तो ये स्पीड आ गई 300 मीटर पर सेकेंड, अगर मैं सही हूँ तो 300 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड यहाँ पर निकलती हुई मुझे नजर आ रही है. v आ गई. अब आपको पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, v/2l. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 70 है, सो दैट इज 300/2l. तो l की वैल्यू क्या आ गई बेटा 300/140. तो ये उड़ा ये क्या आगे जाएगा 15/7. तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आनी चाहिए. सो 2.1 मीटर्स अपने लिए सबसे मोस्ट क्लोजेस्ट ऑप्शन आ रहा है. तो थर्ड ऑप्शन के साथ अपन जाएंगे. तो अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन था हार्मोनिक्स पे बेस्ड. अब देखिए अगला, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर आप लेके आए हो, ए बी चार्ज किया है सेम पोटेंशियल 5 वोल्ट, connected in 2 different circuits as shown below at t equal to 0. If the charge on A and B at time t is CR, okay, RC at t equal to RC, sorry, that is time constant is QA and QB respectively, then E is the base of natural log आपको given है. okay, तो अब आपको यहाँ पे कहानी बतानी है कि यहाँ पे क्या होगा. तो देखिए बेटा अभी ये पूरा चार्ज था और अब ये इस तरह से यहाँ पे डिस्चार्ज होगा. तो ये जब डिस्चार्ज होना चाहेगा
तो ये जो है ये डायोड इसको डिस्चार्ज होने ही नहीं देगा, ये डायोड इसको कंडक्ट करने ही नहीं देगा, इसका मतलब डिस्चार्ज होगा ही नहीं। तो इस पे जो चार्ज है वो कांस्टेंट ही रहेगा और इसका चार्ज कांस्टेंट है, मतलब वो CV ही रहेगा। तो ये ऑप्शन उड़ गया, ये ऑप्शन उड़ गया। अब आपके पास क्या बच रहे हैं, 2 और 4 ऑप्शन बच रहे हैं। अब जरा देखें दूसरे वाले को, दूसरे वाले भैया को देखें, इनके साथ क्या है, ये जब डिस्चार्ज होना चाहेंगे, यस ये डायोड कहेगा हो जाओ, अभी ये बढ़िया सा सुंदर सा वायर बन गया। तो यहाँ नॉर्मल सर्किट चल रहा है और जब भी आपको होता है टाइम कांस्टेंट एट t इक्वल टू टॉ, आपको पता है चीज 1/e हो जाती है। हर जगह आपको लॉजिक याद है, जो अपना एक्सप्रेशन होता है यहाँ पे Q इक्वल टू Q नॉट, आप क्या लिखते हो, Q इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर माइनस t बाय RC। तो एट t इक्वल टू RC इट वुड बी Q नॉट बाय E, Q नॉट बाय E दैट इज CV बाय E। जो भी आप लिखना चाहोगे तो CV बाय E के हिसाब से ऑप्शन 4 आएगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, बना के बहुत अच्छे से दिया है, स्मार्टली पूछा है, बट क्वेश्चन टफ नहीं है। सिंपल RC चार्जिंग डिस्चार्जिंग आपको आता है तो आप कर सकोगे डायोड लगा के, और बस डायोड की बेसिक चीज़ चेक की है। डायोड का कोई और बहुत ज़्यादा यूज़ किया नहीं है कि उसकी कोई इक्वेशन आ रही है, बट कॉमन सेंस से जो जो चीज़ें काम आती है वो यूज़ करवाई गई है। तो बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन ये था। इन LC सर्किट इंडक्टेंस आपको गिवन है, कैपेसिटेंस आपको गिवन है, वोल्टेज AC वोल्टेज लगा दिया अप्लाइड टू द सर्किट, द करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय। तो भाई AC है, AC में केवल L और C आपको गिवन है। तो पहले जरा XL और XC की वैल्यू देख लेते हैं। भैया XL की वैल्यू होती है ओमेगा L, तो 314 को 100 पाई भी लिख सकते हो आप, ओमेगा इंटू L, L को लिख दिया आपने 40 मिली, मिली का मतलब हो गया 10 की पावर माइनस 3, तो 1 2 3 उड़ा दिए 4 पाई, ये इसका आ गया। XC की वैल्यू क्या लिखते हैं 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा है 100 पाई, C की वैल्यू क्या लिखोगे आप 100 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 की पावर 6 ऊपर गया, तो ये आपका 100 बाय पाई हो गया। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 100 बाय पाई ओम्स। तो देख के फीलिंग आ रही है 4 पाई होगा 12 पॉइंट समथिंग, 100 बाय पाई उससे ज्यादा होगा तो XC डोमिनेट करेगा, XC डोमिनेट करेगा, XC इज ग्रेटर देन XL, तो करंट विजेता होगा। करंट विजेता होगा मतलब I विल लीड, और यहाँ दोनों एक जैसे एलिमेंट है तो I लीड्स बाय, कैपेसिटिव हो जाएगा, I लीड्स बाय पाई बाय 2, सो इट वुड बी 314t प्लस पाई बाय 2, so इट वुड बी इंस्टेड ऑफ साइन इट विल बिकम कॉस। और अब आपको दिख रहा है जो भी वैल्यू होगी वो ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि 1 आएगी, 1 तो आती हुई नहीं दिख रही है, जो भी होगा तो कॉस के साथ अपने कितने ऑप्शन है, अच्छा वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी। तो जो I की पीक वैल्यू होगी I मैक्स, वो क्या लिखेंगे अपन V मैक्स अपॉन Z, जो भी अपन लिखते हैं। सो V मैक्स आपका 10 है और Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 बाय पाई माइनस 4 पाई, सो 100 बाय पाई माइनस 4 पाई दैट वुड बी द वैल्यू। तो यहाँ से अब अगर आप देखोगे तो दैट वुड बी 10 पाई अपॉन 100 माइनस 4 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर को लगभग 10 मान लेते हैं तो 10 पाई अपॉन 100 माइनस 40 दैट इज 6, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली पाई बाय 6। और पाई बाय 6 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 0.52 के लगभग ही आएगी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए सबसे उचित यहाँ पर नजर आ रहा है 0.52, और कॉस आएगा, साइन नहीं आएगा, ये आपको वो लीड और लैग से समझ आ गया। तो अगेन ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करने लायक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो यार होगी ही, इतनी कैलकुलेशन जेईई में एक्सपेक्टेड होती है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है ये, एक इलेक्ट्रॉन है मास m का और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आपको गिवन है कितना है E। इनिशियली एट रेस्ट गेट्स एक्सेलरेटेड बाय अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छी बात है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एट टाइम t इग्नोरिंग रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स। भाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, h अपॉन mv। h अपॉन mv की जगह अगर मैं लिखूं v या जो भी काइनेटिक एनर्जी कुछ भी आप लिखना चाहोगे, लेट से v लिखे, v आपको पता है 80 होगी, 80 की वैल्यू क्या होगी E बाय m इंटू टी, ये लिखेंगे अपन। जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज फोर्स अपॉन मास इंटू टी, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो लैम्डा की वैल्यू तो आपकी है h अपॉन EET। अब आपको क्या पूछा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम t। सो रेट ऑफ चेंज ये टाइम के साथ ही लिखनी पड़ेगी, तो डी लैम्डा बाय डी टी। अगर रेट ऑफ चेंज डी लैम्डा बाय डी टी लिखोगे तो ये हो जाएगा h अपॉन ई, और ये जो 1/t है 1/t का इंटीग्रेशन आपको डिफरेंशिएशन सॉरी आपको पता है दैट इज -1/t स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखो तो आपको सीधा सीधा हो गया, तो बस थोड़ा सा आपको घुमाया है, सिंपल सा लिखो, सॉल्व करो, आपका काम हो जाएगा। मॉडी वो ई लिख के लिए रखा है अपन ने, उससे आप समझ सकते हैं, सिंपली आपको केवल डिफरेंशिएट करना था। अगला प्रश्न, अ यूनिफॉर्मली थिक व्हील विथ MI, मतलब घूमने वाली पुली है भैया, उसका I और R भी लेना है, इज फ्री टू रोटेट अबाउट CM। मासलेस रस्सी लगा दी, M1 बड़ा है M2 से छोटा है, ठीक है लगा दिया, सिस्टम को रेस्ट से छोड़ा। एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील व्हेन M1 डिसेंड्स बाय डिस्टेंस h। तो यहाँ पे आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, आप क्या बोलोगे, जब M1 h से नीचे जाएगा तो M2 ही h से ऊपर जाएगा। तो सिंपली आप सिस्टम में क्या लोगे, M1 भी लोगे, M2 भी लोगे, पुली भी लोगे, और क्या लोगे साथ में धरती। तो आप देखोगे जो भी वर्क हो रहा है केवल mg कर रही होगी, बाकी सब कुछ घर की बात है। सो नो एक्सटर्नल वर्क इज इन्वॉल्व, तो आप क्या लगाओगे, एनर्जी कंजर्वेशन।
तो क्योंकि ये नीचे गया है, भारी मास नीचे गया है, तो क्या लिखोगे आप, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, जिसमें रोटेशन होगी पुली की और इनकी ट्रांसलेशन होगी। तो इसने लॉस किया है m1gh, उसने गेन किया है, तो लॉस में वो नेगेटिव हो जाएगा, टोटल लॉस हो जाएगा m1 माइनस m2gh। अब गेन क्या होगा, कॉमन सेंस से आपको पता है जो m1 की स्पीड है वही m2 की स्पीड होगी, ठीक है, और पुली की स्पीड ओमेगा मान ली तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आपको कंस्ट्रेंट से पता है v इक्वल टू ओमेगा आर होगा, तो v की वैल्यू ओमेगा आर के इक्वल कर दें तो ये क्या आ जाएगा, हाफ m1r स्क्वायर प्लस m2r स्क्वायर प्लस आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये बना आपके लिए इधर, और इधर आ गया आपके लिए m1 माइनस m2 इंटू gh। तो अब ओमेगा की वैल्यू देख लो बेटा, प्यार से देख लो, आपको ज़्यादा मेरे हिसाब से तकलीफ देता हुआ नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है देखिए आप, ये ऑप्शन आपके लिए कौन सा बनेगा, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स m1 माइनस m2 gh अपॉन m1 का r स्क्वायर m2 का r स्क्वायर प्लस आई ऑफ पुली, और इस पे लगा दिया रूट। तो भैया कौन सा ऑप्शन लग रहा है भाई, देख लो, अब यही ऑप्शन आ रहा है 3 वाला ऑप्शन, इसको आप इजीली टिक करिए। तो अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सब करते हैं इस तरह का रोटेशन में, तो करने लायक ही आपके लिए ये भी। चलिए अगला देखते हैं 17th। भाई 2 गैसेज हैं आपके पास, एक है आर्गन जिसका रेडियस और वेट गिवन है, जेनॉन है इसका रेडियस और वेट भी गिवन है, दोनों की नंबर डेंसिटी सेम है एंड दे आर एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है, नंबर डेंसिटी सेम है, तो रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव मीन फ्री टाइम्स। अगेन ये मीन फ्री टाइम वाले क्वेश्चन हमेशा से मुझे ज़्यादा तकलीफ देते हैं। देखिए अपना जो लॉजिक होता है, मीन फ्री पाथ को अपन लिख देते हैं ऑलमोस्ट, जो भी एवरेज है RMS स्पीड इनटू रिलैक्सेशन टाइम, या आप लिखते हैं, या मीन फ्री टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम आपका होगा लैम्डा बाई VRMS, जो निकल जाएगा 1/√2 पाई d स्क्वायर n अपॉन VRMS। अब n सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो आपको पता है VRMS या V एवरेज जो भी होती हैं ये चीज़ें डिपेंड करती है √3 RT/m, तो प्रोपोर्शनल टू √T/m। T भी सेम है तो प्रोपोर्शनैलिटी और D भी, और क्या चीज़ सेम है, सॉरी n सेम है और टेम्परेचर सेम है, पाई वगैरह तो सेम आएगा ही। तो यहाँ से मेरी जो प्रोपोर्शनैलिटी निकलेगी लॉजिकली वो क्या निकलेगी, √m/d स्क्वायर। तो डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा, टॉ ऑफ आर्गन टू टॉ ऑफ जेनॉन, दैट इज रूट ऑफ मास ऑफ आर्गन इंटू मास ऑफ जेनॉन इंटू डी ऑफ जेनॉन अपॉन डी ऑफ आर्गन होल स्क्वायर। तो इसे जब मैं सॉल्व करता हूं तो देखिए आर्गन का मास कितना है 40, इसका गिवन है 140, डायमीटर का इनवर्स रेशियो 0.1 अपॉन 0.07 का होल स्क्वायर, दैट इज 10/7 कर लें, सो दैट इज 100/49 इंटू रूट ऑफ 2/7। तो भाई 100/49 2 हो गया, और ये डेफिनेटली 2 से कम ही आएगा। तो 2 से कम मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बट मुझे पता है ये ज़्यादा कम आएगा क्योंकि ये 0.3 का रूट बनेगा, रूट 0.3 मतलब 5.5 0.6 समथिंग होगा, तो मुझे नहीं दिखता है कि ये 1.83 आएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है। मैं जिस ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाना पसंद करूँगा, वो जो ऑप्शन आपके लिए निकल के आ रहा है यहाँ पे, वो ऑप्शन यहाँ पे कोई भी मेरे हिसाब से नहीं है। बेस्ट पॉसिबल 1.83 हो सकता है, बट वो भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से, मैं तो एग्जाम में इतना भी गैस नहीं मार सकते क्योंकि 1.1 1.2 के आसपास होगा, 1.83 गैस मारना थोड़ा सा गड़बड़ है। और ये हमेशा से ही दुख देते हैं, पता नहीं ये कौन से फॉर्मूले से जेईई मेन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अपने को नहीं पता चलते। अब पता नहीं क्या सोच के एग्जामिनर ने बनाया, और यही क्वेश्चन देखिए टाइम खराब करते हैं क्योंकि आपको लगता है आपको आता है और फिर भी ऑप्शन मैच नहीं करता। सो ऐसे 1-2 क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे, इसलिए 1-2 बार अगर नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दें। जेईई मेन में यही स्ट्रेटेजी अपनाइए, 1-2 ऊट-पटांग क्वेश्चन हमेशा इसमें आते हैं। A small circular loop of conducting wire has a radius A, carries current I, placed in a uniform magnetic field B normal to its plane such that when rotated slightly it SHM। तो SHM करता है, आपको डायरेक्टली पता है यार इसका SHM का टाइम पीरियड, आप सब घोटा लगा के रखते हो, 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन, ये कहलाता है आपका M की जगह म्यू लिख दूं अगर आपको M से कंफ्यूजन हो, मैग्नेटिक मोमेंट कहलाता है ये, अपॉन B। अब यहाँ क्योंकि डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, I की वैल्यू होगी mr²/2, मैग्नेटिक मोमेंट होता है आपका NIA, M1 मानेंगे तो I लिख देते हैं यहाँ, दोनों I में कंफ्यूज नहीं हो। और एरिया क्या होता है, एरिया πr²। अच्छा R की जगह A गिवन है तो मैं A लिख दूँ यहाँ पे, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पर ना रहे, ठीक है। तो सॉल्व करें तो टाइम पीरियड क्या होगा, I की जगह आपने लिख दिया ma²/2 और ये हो गया I इंटू πa²। तो a² कैंसिल हुआ, इसको अंदर ले चलें तो 4π² हो जाएगा, तो ये बन जाता है √2π m अपॉन पाई भी गया, अपॉन क्या बच रहा है I, अच्छा B तो मैं खा ही गया, म्यू B, तो I B। अच्छा वो ऑप्शन देख के समझ आ गया। तो देखिए 2π m अपॉन IB ये बन रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 4th। चलिए नेक्स्ट, एक पार्टिकल m मास का है, प्रोजेक्ट किया u स्पीड से π/3 60 डिग्री पे, when it has reached its maximum height it collides
completely inelastically with another particle same mass velocity ui cap. Horizontal distance covered by the combined mass before reaching the ground. एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है. इसको आपने 60 डिग्री पे फेंका, ये हाईएस्ट पॉइंट पे गया और यहाँ किसी और से कंप्लीटली इनलास्टिकली टकराया. तो मुझे पता है हाईएस्ट पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो ux होगी. ux का मतलब वो वेलोसिटी होगी u cos pi by 3 दैट इज u by 2. तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं तो इसकी वेलोसिटी भी इधर है, इसकी भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है. तो m into u by 2 plus m into u that would be equal to combined mass into v. So ये जो v की वैल्यू आपके लिए निकल के आ रही है, ये v की वैल्यू आपके लिए निकल के आ रही है 3u by 4. अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो अब मुझे पता है ये कितना ऊपर आ चुका है, ये हाइट h आ चुका है. h की वैल्यू मुझे याद है क्या होती है, u y square by 2g. तो u sin थीटा तो ये हो जाएगी √3u by 2 होल स्क्वायर by 2g दैट इज 3u स्क्वायर by 8g. और अब आपको पता है जब भी एक तरह से प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट हॉरिजॉन्टली हो गया विद सम वेलोसिटी v, तो अगर ये v वेलोसिटी से h हाइट से फेंकते हैं तो आपको पता है कितना दूर जाके गिरता है. ये डिस्टेंस d आपको निकालना आता है, ये होता है v इंटू √2h by g, जो कि बहुत कॉमनली आप 2D के अंदर पढ़ते हैं. स्पेसिफिक केस हर इंस्टीट्यूट पढ़ाता है. सो 3u by 4 इंटू √2h by g. h की जगह क्या लिख दूंगा मैं 3u स्क्वायर by 8g, तो g और g स्क्वायर, तो ये 3u स्क्वायर u एक बाहर निकाल दिया और g एक बाहर निकाल दिया. ये हो गया, अंदर क्या बच रहा बेटा 6/8 को लिखोगे 3/4, 4 का 2 बाहर आ गया तो ये बन गया 3√3u स्क्वायर बाय 8g. तो ये आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बनेगा. नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन गन इज प्लेस्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस r. सोलेनॉइड के आपको टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन है, करंट गिवन है. इलेक्ट्रॉन शूट्स एन इलेक्ट्रॉन अलोंग द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड विद द स्पीड v. देखिए अलोंग द रेडियस, आपको पता है सोलेनॉइड के अंदर फील्ड ऐसे, ये सोलेनॉइड की बाउंड्री है, फील्ड तो ऐसे होती है यूनिफॉर्म. अब इसने रेडियस के अलोंग शूट किया है. इफ द इलेक्ट्रॉन डजंट हिट द सरफेस, इसका मतलब ये यहीं पे देखिए अगर मैं v क्रॉस b करूं, वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन है तो ये v क्रॉस b अगर मैं कर रहा हूं तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब ये अंदर की तरफ जाएगा. तो ये अंदर की तरफ जैसे भी जाएगा, बट अपन कह रहे हैं कि ये पहले टर्न कर जाना चाहिए, दीवार से नहीं भिड़ना चाहिए, तो वो पेरिफेरी से नहीं भिड़ना चाहिए. तो क्लियर कट ये जो घूमेगा इसका रेडियस आपको पता है r/2 से कम होना चाहिए. तो लिमिटिंग केस में जब भी अपन सॉल्व करते हैं तो r को r/2 डाल दें और r/2 की वैल्यू परपेंडिकुलर फील्ड में क्या लिखते हैं mv/qb. तो v की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ जाएगी qb r/2m, और b की वैल्यू आपको पता ही है, q की जगह e लिख दें यहाँ पे, b की जगह आपको पता ही है क्या लिखते हैं μ0 ni r, और ये हो गया आपका 2m. तो देखिए बेटा कौन सा ऑप्शन बनेगा इसमें, मैच कर लीजिए, ये मेरे हिसाब से ऑप्शन 4 आ रहा है. ठीक है, तो ये आपके सारे मल्टीपल जो 4 में से एक विकल्प सही वाले प्रश्न थे ये किए. आइए अब 5 न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन अपन आइए चलते हैं, देखते हैं. 21st, स्टार्टिंग एट अ टेम्परेचर 300 केल्विन 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस, गामा की वैल्यू 1.4 है. इट इज फर्स्ट कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली फ्रॉम वॉल्यूम v1 टू v2, v2 इज v1/16. तो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो वॉल्यूम को 1/16 कर दिया, मतलब बेसिकली आपने क्या किया, कंप्रेस किया है. तो वॉल्यूम रिड्यूस किया है तो प्रेशर बढ़ेगा, इस तरह का ये कुछ एरिया बैठ जाएगा. लेट्स से a to b, ये वॉल्यूम हो गया v1/16, दिस वन वाज v1. It is then allowed to expand isobarically to a volume twice of v2. Twice of v2 means like this, v2c, and this would be v1/8. You can make it out. Okay, so this was something like this. अब आपसे पूछा गया है if all the processes are quasi-static then the final temperature of the gas in Kelvin will be. Okay, तो first of all how to check a से b तक, क्योंकि एडियाबैटिक था मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, टेम्परेचर एट a इनिशियल गिवन है यस, इनटू va टू द पावर डायटोमिक है गामा -1 करेंगे तो 0.4. That is 0.4 TAVA into 0.4 would be equal to TB VB. VB is VA/16 लिख दूं या V1/16 लिख दो यार, to the power 0.4. तो बेटा यहाँ से TB की वैल्यू क्या आएगी, TA into what we have it is 16 to the power 0.4. 16 आपको पता है, 16 को आप क्या लिखते हो 2 की पावर 4 into 0.4 that is 2 की पावर 1.6. Now अब अगर आपने आइसोबारिकली वॉल्यूम डबल किया है तो टेम्परेचर डबल होगा ही, तो C पे टेम्परेचर B का डबल होगा, तो ये ट्वाइस ऑफ 2B मतलब दैट इज 2TA into 2 की पावर 1.6. आई कैन राइट इट लाइक दिस, ट्वाइस ऑफ TA दैट मींस 600 into 2 to the power 1.6. अब यार ये आपको फंसा दिया, 2 की पावर 1.6 कुछ भी आपको दिया हुआ नहीं है. अभी क्या फट्टा मारेंगे बेटा अपन, 2 की पावर 1.6 आप चाहो तो ऐसे लिख दो यार, into 2 into 2 की पावर 0.6 आप लिख सकते हो. तो ये आपके लिए हो गया 1200 इंटू, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3/5. तो इसको और सिंप्लीफाई करूं तो 1200 इंटू
भाई जो भी है अब बहुत बहुत समस्या की बात है कि ये वैल्यू क्या होगी बिना लॉग टेबल के। ये एक तरह की रैगिंग आपकी हो गई है। सो 8 to the power 1/5 to the power 1/5। अब ये तो यार मतलब तो देखो इतना क्लियर है कि 2 से तो छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा। अब 8 की पावर 1/5 क्या होती है, अगर आपको डायरेक्टली आती हो, मुझे तो नहीं आती भाई। तो भाई ये कैलकुलेशन करने में बहुत झाग आएंगे। मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया है और मेरा आंसर आ रहा है 1818.85। तो जो भी है मैं इस तरीके से 86 जो भी लिखना है मैं लिख के आ जाऊंगा इसका आंसर। NTNS का आंसर क्योंकि नहीं पता था, उन्होंने गलती की, उन्होंने 1816 से लेके 1820 के बीच में कुछ भी आप लिखोगे तो सही माना है, तो भी निकालना बहुत मुश्किल है यार। मतलब पता नहीं क्यों देते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्या चेक करना चाहते हैं बच्चे को। मतलब वो अबैकस वगैरह या वो आजकल जो क्लासेस होती हैं वो उस तरह की ज्वाइन करवा के ही मानेंगे क्या, जो भी है यार अपन कुछ नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ऐसा है, आइए आगे बढ़ते हैं, अपना दिमाग नहीं खराब करें। इन अ YDSE एक्सपेरिमेंट, आपको एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात यहाँ पे ये की गई है। 15 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्क्रीन। मतलब 15 इंटू जो भी फ्रिंज विड्थ होगी λ1 d/d, ये एक रीजन में आया जब 500 नैनोमीटर की यूज की। 10 फ्रिंजेस ऑब्जर्व हुई है सेम सेक्शन पे जब अनदर लाइट, तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 10 हुई है उसकी सेम सेक्शन में, तो दैट वुड बी 10 λ2 d/d d गया। तो λ2 की वैल्यू सीधे सीधे 1.5 टाइम्स λ1, तो ये सीधा सीधा आंसर आ गया 750 नैनोमीटर। तो आंसर आप 750 या 750.00 जो भी लिखो आप लिख सकते हो, ये काम चल जाएगा। नेक्स्ट एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्या दे रखी है भाई, 4x इन i कैप y² + 1 इन j कैप। ओके, passes through the डब्बा shown in figure, the flux of the electric field through the surfaces। कौन सा सरफेस है भाई, ABCD, जरा देखिए ABCD कहाँ है, ABCD। इसका एरिया वेक्टर मुझे पता है किधर आएगा, इधर आएगा z के अलॉन्ग, और z में फील्ड है ही नहीं, z में फील्ड है ही नहीं, तो इसका फ्लक्स तो हो गया 0। तो इसका अगर φ1 था तो ये तो फ्री हो गया 0। अब φ2 कौन है, BCGF, ये वाला बनेगा। तो इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, तो इसमें केवल EX काम आएगा, और EX यहाँ पे क्या होगा, इस पूरे चेहरे पे x की वैल्यू कांस्टेंट है, वो है 3। तो x की वैल्यू 3 डालते ही EX हो गया 4 3 12, तो 12 इंटू एरिया, एरिया कितना होगा भाई, क्या है भाई, इसके डायमेंशन 2 दिख रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4, 12 4 48। बट ये जो फील्ड है अपनी ये बाहर जा रही है, तो +48 होगी, तो φ1 - φ2 करोगे तो आंसर आ जाएगा -48। तो आंसर यहाँ पे जाना चाहिए -48 या -48.00। चलिए आगे, सर्किट दिखाता है 8 वोल्ट DC रेगुलेटेड वोल्टेज सोर्स को की तरह काम कर रहा है। मतलब यहाँ 8 वोल्ट है, 12 वोल्ट का इनपुट लगाया है, पावर डिसिपेटेड इन ईच डायोड क्या होगी भाई, अगर ये 12 है ये 8 है, तो इसका मतलब टोटल यहाँ पे ड्रॉप 4 और 4, मतलब इन दोनों पे 2-2 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो भैया इसका मतलब सर्किट में करंट आ गया, करंट कितना होगा, 2 वोल्ट अपॉन 200 ohms, दैट इज 1/100 ऑफ एम्पियर। तो भाई पावर डिसिपेटेड इन डायोड क्या होगी, इन ईच डायोड। अच्छा, ईच डायोड, तो हर डायोड पे 4-4 वोल्ट होगा सिमेट्री से, तो 4 वोल्ट होगा, तो 4 × 1/100 P = IV, तो ये क्या हो गया 4/100 वाट। तो मिली में बोला है तो ये 40 मिली वाट हो गया। तो ये आंसर 40 मिली वाट होगा। NT ने पता नहीं क्यों इसका आंसर 12 लिया था, कैसे निकाला पता नहीं, अपने हिसाब से भैया आंसर 40 मिली वाट होगा। 12 दिया है उन्होंने, 12 कैसे होगा, किसी को आए तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में सिखा देना, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न, एक मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है। ऐसे एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, मतलब वही आपका रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, R वायर है। फाउंड किया है कि बैलेंस लाइन 25 सेंटीमीटर है, तो भैया R/S इज 25 100 - 25 75, दैट इज 1/3। ये अपने को आता है, कुछ और नहीं आया। अब R को रिप्लेस कर दिया एक वायर से जिसकी लंबाई आधी है और डायामीटर भी आधा है। तो R का फॉर्मूला आपको पता है ρl/a। लेंथ को आधा किया, डायमीटर को आधा किया, तो एरिया 1/4 हो गया, तो इफेक्टिवली ये डबल हो गया। तो अगली बार जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, 2R/S होगा, 2R/S होगा। तो R की वैल्यू अभी आपने क्या लिखी है, S/3, तो इसको 2S/3 कर दोगे तो रेशियो 2:3 होगा, दैट इज L/100 - L। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, 200 - 2L इज इक्वल टू 3L। तो L की वैल्यू आ रही है 200/5, दैट इज 40 सेंटीमीटर। हो गया सॉल्व। तो ये था इसका 9 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट का हाल एनालिसिस। स्टार्टिंग में आपने देखा ही था, यहाँ पे वापस फोटो आपको दिख रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर करते रहिए चैनल, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।